जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी यूपीएससी लेवल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, अर्थात सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और सौर मंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ थ्योरियों के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कुछ थ्योरियों में हमने ये बताया था कि किस प्रकार से हमारा ये ब्रह्मांड बना, अर्थात किस प्रकार से हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे तथ्य हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। हमने बताया था जैसा कि बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत, और इसी का जस्ट अपोजिट है बिग क्रंच। क्या है बिग क्रंच? बिग क्रंच क्या होता है और महाविस्फोट, तो इसके बारे में थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि यानी बिग बैंग थियरी क्या है। बिग बैंग थियरी ये सत्यापित करती है कि हमारा जो ब्रह्मांड था एक पॉइंट पर था, उसके बाद इसका आकार बढ़ने लगा, धीरे धीरे इसका ताप दाब घनत्व की अधिकता होने लगी। अधिकता होने के साथ साथ हमारे इस ब्रह्मांड का एक आकार बढ़ने लगा। आकार के बढ़ने के फलस्वरूप कुछ समय बाद हमारा ब्रह्मांड विस्फोटित हो गया। जब हमारा ब्रह्मांड विस्फोटित हुआ तो विस्फोटित होने के फलस्वरूप जो उसके कण थे इधर उधर बिखर गए। बिखरने के फलस्वरूप बहुत सारी गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और गैलेक्सियों में ही तारों का निर्माण हुआ और तारों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बारे में हम बिग बैंग थियरी में बताया था। अब हम बात करते हैं बिग क्रंच क्या होता है। बिग क्रंच ऐसा माना जाता है या वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर हैं वो यानी फैल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जितने भी मैटर हैं वो एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे, अर्थात एक पॉइंट पर आ जाएंगे, एक सिंगुलर पॉइंट पर आ जाएंगे और उसके बाद सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त व्यस्त होने के फलस्वरूप पुनः विस्फोट होगा और पुनः जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। स्टीफन हॉकिंग ने भी बताया था इसके बारे में कि इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति है और ना ही अंत है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब ये था कि जीवन आता रहेगा और जो है मृत्यु होते रहेगी, अर्थात पृथ्वी का समापन भी होगा फिर पृथ्वी का उत्पादन भी होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई ग्रह का निर्माण होगा जिसमें जीवन होगा। अब भैया हम बात करते हैं यहाँ पर सौर मंडल क्या होता है, सोलर सिस्टम। व्हाट इज द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु, उल्का पिंड तथा गैस के जो कण होते हैं, ठीक है, या धूल कण जो होते हैं, उनके समूहों को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल में हमने फिर से एक बार सौर मंडल पूरा देख लो। इसमें जो है तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, इस सौर मंडल में तुमको दिख रहा है सूर्य है, सूर्य के बगल में 8 ग्रह, ठीक है, और 9वां ग्रह को हटा दिया गया, फिर भी 9 ग्रह हम दिखाई दे रहे हैं। और बीच में जैसा कि तुम देख पा रहे हो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, एक इनर पेटी है। इनर पेटी क्या होती है, अर्थात जहां पर क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु, उल्कापिंड जैसे कण पाए जाते हैं, तो उसे इनर पेटी कहते हैं। इसके बाद आउटर बेल्ट क्या होती है, आउटर बेल्ट कहां पर पाई जाती है, तो आउटर बेल्ट जो पाई जाती है वो प्लूटो के उस पार पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारे इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। अर्थात हमारा सोलर सिस्टम कहां तक है, तो हमारा सोलर सिस्टम ये आउटर जो पेटी है इसके इधर हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है। ठीक है, तो अब देखो वहां पर बात करते हैं कि हमारे इस सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस सौर मंडल की उत्पत्ति के विषय में 2 विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। एक होती है धार्मिक विचारधारा के अनुसार और एक वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार। जिसमें से धार्मिक विचारधारा के अनुसार
हिंदू विचारधाराओं के अनुसार ये बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है, अर्थात सबसे पहले विष्णु जी का जो है ओरिजिन हुआ, यानी प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए जो है चयनित किया और उन्होंने सृष्टि की रचना की। ठीक है, तो ऐसा ये बात समझ में आई कि अर्थात हिंदू विचारधाराओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसकी जो है रचना की। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे इस ब्रह्मांड में पहले अस्तित्व में कुछ नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे इस ब्रह्मांड का एक्सप्लेनेशन होने लगा और एक्सप्लेनेशन होते होते हमारे वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ब्रह्मांड शब्द ब्रह्मा जी के नाम से रखा गया है। ब्रह्मांड का मतलब होता है ब्रह्म प्लस अंड, अंड यानी ब्रह्मा जी के द्वारा जिसका उत्पादन किया गया हो या जिसको ओरिजिन किया गया हो उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे धर्म के, इस्लाम के धर्म के अनुसार बात करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तो क्या बताया गया था, एक ऐसी कोई एनर्जी थी जो विष्णु जी के द्वारा रिलीज की गई थी और उसके द्वारा इस प्रकार से हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, दूसरी इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म में यह बताया जाता है कि जो अल्लाह थे, ठीक है, जो अल्लाह ताला थे, तो उन्होंने पृथ्वी और पृथ्वी के साथ में एक कोई, ठीक है, पृथ्वी और पृथ्वी के साथ में कोई और एक एनर्जी थी। एनर्जी का मतलब जन्नत था। क्या? जन्नत, जो कुरान में बताया गया है कि जन्नत थी। अब जन्नत और पृथ्वी ये एक दूसरे से अलग होने लगे। जब एक दूसरे से अलग हुए तो अलग होने के फलस्वरूप इनको जो है इनमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ऐसा माना जाता है। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के फलस्वरूप हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और हमारे इन तारों की उत्पत्ति हुई और हमारे इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। अगले यहूदी धर्म के अनुसार ये बताया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी है। कैसी है? चपटी है। इन्होंने बताया था पृथ्वी हमारी चपटी है। मेन बात यह है कि यहूदी धर्म कोई बहुत ज्यादा पुराना धर्म नहीं है, इस कारण से इसके बारे में ज्यादा कुछ तथ्य नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहूदी धर्म इजरायली धर्म होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया कि उस समय जो भी ग्रंथों में लिखा गया हो इसके बारे में। ठीक है, अन्य धर्म भी ऐसा मानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी एनर्जी रही होगी, कोई ऐसा परमात्मा या ईश्वर रहा होगा जिसके द्वारा हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, तो ये अन्य धर्मों के अनुसार, वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार, जैसा कि अन्य धर्मों के अनुसार बता दिया था। ठीक है, अब वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुसार किस प्रकार से जो हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि एक तारक सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत। एक तारक सिद्धांत में ये बताया गया है कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तारे से हुई और द्वितारक सिद्धांत में ये बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से हुई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक तारक सिद्धांत, जिसमें से सबसे सर्वप्रथम कांटनाउ वैज्ञानिक ने बताया था। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1755 में बताया कि हमारे इस सौर मंडल की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जो हुई है वो एक कोई तारा था, अर्थात हमारा सूर्य था। सूर्य से ही हमारे इस सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो भी इसके ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हमारे सूर्य से ही हुई है। अर्थात इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि हमारा सूर्य सर्वप्रथम आग का धधकता हुआ गोला था। तो गोला होने के फलस्वरूप इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता थी। गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण जो धूल मिट्टी के कण थे, जो धूल के कण थे वो इसकी ओर आकर्षित होने लगे। आकर्षित होने के फलस्वरूप हमारा सूर्य एक जो है उसके आकार में वृद्धि होने लगी। आकार में वृद्धि होने के साथ इसमें जो यानी जो धूल के कण थे
उनमें गैसें की मात्रा थी, जिस कारण से जितनी भी गैसें थी उसके केंद्रीय भाग में पहुंच गई, और जो अन्य उसके पदार्थ थे वो इससे अलग हो गए। अलग होने के फलस्वरूप हमारे 9 रिंग बने। 9 रिंगों से ही हमारे सारे के सारे प्लेनेटों का निर्माण हुआ। इन्होंने ये कहा। अब इनकी आलोचना की गई, अर्थात इनकी थ्योरियों को नकारा गया। कैसे नकारा गया? पहली बात इन्होंने बताया कि यदि अगर हम मानते हैं कि तुमने सूर्य से उसकी उत्पत्ति कर दी, लेकिन ये बताओ यदि सूर्य से इन ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, यदि सूर्य से हुई है तो इनको सूर्य के तरीके ही होना चाहिए, सूर्य से अलग तो नहीं हो सकते, यानी गुण जो है सूर्य के ही होने चाहिए। इन्होंने ये बताया, पहली परिकल्पना की। ठीक है। दूसरी आलोचना जो की गई वो क्या किया गया? कहा यह चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि यदि हुआ है, तो ये बताओ कि यदि अगर जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य के कोणीय वेग से अधिक है, अर्थात सूर्य का कोणीय वेग कम है और बृहस्पति का कोणीय वेग अधिक है, तो ये समान होना चाहिए। ठीक है। तो इस पर भी यानी परिकल्पना की गई। चलो, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो गति थी, गति के कारण ही यानी जो है बहुत सारे धूल मिट्टी के कण थे वो आपस में मिल गए। ऐसा न बताते हुए उन्होंने ऐसा बताया कि धूल मिट्टी के कण मिलने के कारण ही उनमें अभिकेंद्री बल स्थापित हुआ। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गति विज्ञान कहती है कि गति के कारण कण आपस में मिल सकते हैं, लेकिन कणों के मिलने से कभी गति उत्पन्न नहीं होगी। ये बात याद रखना, गति विज्ञान में ये बताया गया है। ठीक है। तो इनकी थ्योरी इस कारण से क्वांटम और वैज्ञानिक जो थे इनकी थ्योरी को नकार दिया गया, अर्थात इनकी असत्य प्रमाणित कर दिया गया। दूसरे वैज्ञानिक आए लाप्लास ने बताया कि चलो ठीक है, इन्होंने ये बताया कि हमारे ब्रह्मांड में जिस प्रकार से हमने शुरू में बताया था कि नेबुला से ही तारों का निर्माण होता है, यानी निहारिकाओं से तारों का निर्माण होता है, तो इन्होंने कहा निहारिका यानी नेबुला से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। अर्थात क्या बताया था कि हमारे आसमान में अंतरिक्ष में एक कोई नेबुला था। क्या था? नेबुला था। नेबुला जब ये इसका आकार, चूंकि इसके अगल बगल में बहुत सारे धूल और गैस के कण थे, ये इससे मिलने लगे। अब ये मिलने के फलस्वरूप एक बहुत बड़ा भाग यानी इसका जो आकार में इसकी वृद्धि होने लगी, अर्थात इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस कारण से इसके एक केंद्र पर अभिकेंद्री बल कार्य करने लगा। जब अभिकेंद्री बल कार्य करने लगा तो जिस कारण से इसके जो बाहरी भाग पर जो भी बाहरी भाग था वो इससे अलग हो गया, बाहरी भाग इससे अलग हो गया और 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बात समझ में आई? 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि लाप्लास ने बताया कि हमारे सूर्य न बताते हुए इन्होंने कहा किसे? नेबुला यानी निहारिका से हमारे जो ग्रह हैं इनका निर्माण हुआ। ठीक, कुछ इनकी बातों में सत्यता थी, कुछ थी। अब ये कहो कि आंख मूंद के भरोसा कर ले, तो इनकी भी आलोचना हुई। इनकी आलोचना ये हुई, चलो ठीक है मान लिया कि सबसे पहले इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा बता देते हैं। पहला, वैज्ञानिक मानते हैं कि लाप्लास का जो नियम था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सत्यता प्रमाणित करता है। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया था नेबुला से जो उसके हमने बताया था आम का एग्जाम्पल देके बताया था कि आम जो था बड़ा आम जो होता है कलमी आम होता है, उसकी गुठली उतनी छोटी होती है। अर्थात तो गुठली को हमने माना था सूर्य और उसका जो बाहरी मैटर था, तो बाहरी मैटर को क्या मान सकते हैं हम? बाहरी मैटर को
जो है ग्रह मान सकते हैं, पृथ्वी और अन्य ग्रह मान सकते हैं। तो उसकी सत्यता यहाँ प्रमाणित होती है। दूसरी बात, दूसरी सत्यता क्या थी? जिस प्रकार से शनि ग्रह पर बहुत सारे यानी जो है छल्ले हैं, रिंग्स हैं, तो रिंगों से ही यानी बाहरी छल्ले हैं, देख पा रहे हो, ठीक है, इसके बाहरी जो भाग पर छल्ले हैं, इन्हीं से किसका निर्माण होता है? उपग्रह का निर्माण होता है। उपग्रह क्या होते हैं? जो चंद्रमा, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार शनि के भी उपग्रह हैं, अर्थात चंद्रमा, शनि के भी वो चंद्रमा है, तो उनसे यानी रिंगों से ही चंद्रमाओं का निर्माण होता है। प्रेजेंट टाइम में जो है शनि पर यानी चंद्रमाओं की अधिकता है और बृहस्पति ग्रह पर चंद्रमा उससे कम है। तो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर लाप्लास के सिद्धांत इतने तो सही हुए, और इन्होंने ये भी एक सत्यता प्रमाणित कर लिया, गति विज्ञान की सत्यता की प्रमाणित ये किया कि इन्होंने बताया कि गति के कारण यानी अभिकेंद्री बल के कारण ये जितने भी कण थे ये आपस में मिल गए, और आपस में मिलने के फलस्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये बात भी सत्य है इनकी। लेकिन फिर वही बात फंस गई, जो बात इनको कांट को झेलनी पड़ी, वही लाप्लास को भी झेलनी पड़ी। लाप्लास से कहा गया, भैया जी तो तुम्हारी बात हमने सही कर दिया कि चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बृहस्पति का कोणीय वेग सूर्य के कोणीय वेग से क्यों नहीं समान है, अर्थात समान होना चाहिए। तो इनकी थ्योरी को इसी बात पर असत्य साबित कर दिया गया। ठीक, द्वितारक सिद्धांत में चलते हैं। द्वितारक में चैम्बरलिन, जेम्स जीन और लिटिलटन, ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक हुए। एक और वैज्ञानिक हुए, उनकी बात बिल्कुल साधारण तरीके से नकार दी, तो इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चैम्बरलिन की बात कर लेते हैं। तो चैम्बरलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया कि हमारे सूर्य के अलावा, हमारे सन के अलावा कोई एक बड़ा तारा था, कोई एक बड़ा तारा था। अब देखो, सूर्य की आकृति छोटी थी और तारे की आकृति बड़ी थी। ये तारा बहुत तेज गति से सूर्य के पास से गुजरा। ये तारा बहुत तेजी से सूर्य के पास से गुजरा। अब सूर्य के चारों ओर, अर्थात सूर्य के चारों ओर जो भी मैटर था, यानी धूल और गैस के जो कण थे, वो इससे अलग हो गए। अलग होने के फलस्वरूप ये जो धूल और गैस के कण थे वो इसकी ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन ये जो तारा था इसकी गति बहुत ज्यादा तेज थी, जिस कारण से ये तारा बहुत तेजी से निकल गया और इसके जो धूल और गैस के कण थे वो यहीं पर इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। जब इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे तो उन्हीं से हमारे प्लैनेटों यानी ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा बताया गया था। चैम्बरलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक सॉरी। अब देखो, चैम्बरलिन से फिर इनकी जो है इनसे आलोचना की गई। क्या आलोचना की गई? अरे भैया ये तो तुमने बता दिया, चलो इससे अलग हो गए, लेकिन ये जो तारा था ये है कहाँ? बड़ी समस्या। इनसे कहा गया कि ये जो तारा ये सूर्य के पास में आया था, ये गया कहाँ? तो भैया इस बात को नहीं बता पाए चैम्बरलिन, जिस कारण से चैम्बरलिन की भी थ्योरी असत्य हो गई। ठीक है, अब आए जेम्स जीन। तो ये कहीं ना कहीं चैम्बरलिन की ही थ्योरी को पलटा कर रख दिया, उल्टा पलटा के। क्या बताएं? देखो, इनकी ही थ्योरी थी, बाकी इसमें सेम टू सेम वही, कि इन्होंने कहा एक कोई बहुत बड़ा तारा था और बहुत बड़ा तारा सूर्य के पास से होकर गुजर रहा था, और सूर्य के में जो डस्ट पार्टिकल्स थे यानी धूल और गैस के कण थे
वो इसकी ओर आकर्षित हुए, आकर्षित होने के फलस्वरूप ये तो अपनी जगह से हट गया, लेकिन ये जो इसके जो डस्ट पार्टिकल्स थे, धूल और गैस के कण थे, इसके चारों ओर घूमने लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिस कारण से ये तो चला गया आगे, लेकिन इसके जो डस्ट पार्टिकल्स थे इसके चारों ओर घूमने लगे। अब जब घूमने के फलस्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल स्थापित हुआ। अभिकेंद्रीय बल स्थापित होने के कारण जो हमारे ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ, इन्होंने ये बताया। ठीक है, तो इनकी भी वही आलोचना की गई, जो उनको झेलने पड़ी वही इनको भी झेलनी पड़ी। इनसे पूछा ये है कहाँ तारा, बताओ भैया ये गया कहाँ, तो ये भी नहीं बता पाई, ये भी चुप। ठीक है, अगले आए लिटिलटन। लिटिलटन नामक वैज्ञानिक ने बताया, इन्होंने बिल्कुल हट के बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया सूर्य के अलावा दो अन्य तारे थे। क्या? दो अन्य तारे थे। ठीक है, सूर्य के अलावा दो अन्य तारे थे जो सूर्य का जितना भी मैटर था, ठीक है, सूर्य का जितना भी अर्थात कहने का मतलब ये है सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल इसका था। ठीक है, और ये सूर्य से कम यानी सूर्य से अधिक इनका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सूर्य को, ठीक है, ये सूर्य को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये जो तारे थे, अर्थात एक जो ये पहला एक और जो तारा था, ये एक प्रकार का जो है नया तारा था। क्या? नया तारा था, न्यू स्टार था। ठीक है, न्यू स्टार क्या होता है भैया? न्यू स्टार वो स्टार होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, न्यू स्टार होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की जो है क्रिया नहीं होती है। तो भैया ये जो न्यू स्टार था, न्यू स्टार इस तारे से टकराया, टकराने के फलस्वरूप, ठीक है, ये न्यू स्टार जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स में बदल गया। डस्ट पार्टिकल्स में बदला, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स में बदला यानी तो उसके फलस्वरूप ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, और ये जो तारा था ये अभिनव तारा बन गया। जो बड़ा तारा था वो अभिनव तारा बन गया। अभिनव तारा जैसे कि बताया था न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार से क्या बनता है? ब्लैक होल। तो ये जो अभिनव तारा था वो बन गया ब्लैक होल। क्या बन गया? ब्लैक होल। अर्थात ब्लैक होल जब बना तो ये जो तारा था, नया तारा था, इसके चारों ओर घूमने लगा। अब भैया यहाँ पर ये है कि बताओ भैया, अब वैज्ञानिक लिटिलटन इतने चालाक वैज्ञानिक थे कि इन्होंने इस थ्योरी को उलझा के रख दिया उसी में। अब भैया यार तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, क्या कहा? तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो खोज लो जाके, ब्लैक होल खोज लो। ब्लैक होल कहाँ पर है ये जाकर खोज लो। अब ये जो ये तारा था, नया तारा था, ये चारों ओर घूम रहा है, अर्थात कहने का मतलब सूर्य से निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा तारा था वही उसी के जो मैटर थे उसी से जो है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई और ये बन गया ब्लैक होल। तो यहाँ पर इनसे कुछ नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि बात ये पड़ रही है कि ये दूसरे तारे से बना, जो नया तारा था उससे जो है ये सारा का सारा मैटर बना, अर्थात जितने भी प्लेनेट हैं वो बने, और ये जो तारा था ये ब्लैक होल बन गया। ठीक है, तो इस कारण से यानी लिटिलटन की जो थ्योरी है उसमें कोई भी, ठीक है, किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं हुई, इस कारण से इसे मान्यता दे दी गई। ठीक है, अब इसके हम बारे में डिटेल में चर्चा, एक तारक सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।